दोस्ती की असली पहचान तब होती है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो और आपका दोस्त बिना किसी शोर शराबे के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए। यही वो लाइन है जिससे इस कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि असली खेल की एंट्री होती है। दुनिया जिस वक्त हेडलाइनों में तेल, गैस, हथियार और प्रतिबंधों की गिनती कर रही थी, उसी वक्त पर्दे के पीछे शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी। मोहरे चुपचाप रखे जा रहे थे और जिनको लगता था कि वे खेल के मास्टर हैं, उन्हें भनक तक नहीं लगी कि बाजी कब की पलट चुकी है। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था, बयान आ रहे थे, चेतावनियां दी जा रही थीं। कूटनीतिक मुस्कान के पीछे सख्त शब्द छुपे हुए थे। साफ कहा जा रहा था, रूस से दूरी बनाओ, तेल मत खरीदो, दोस्ती तोड़ो। पश्चिमी मीडिया में भारत को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, कभी नैतिकता की दुहाई, कभी लोकतंत्र की कस्में, और इन सब के बीच एक नाम बार बार उछल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप, जिसके दौर में रूस को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने की पूरी रणनीति तैयार हुई थी। प्रतिबंधों की मार से रूस की हालत खराब थी, फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर थीं, ऑर्डर रुक चुके थे, निर्यात ठप था। जिन उद्योगों ने दशकों तक रूस की अर्थव्यवस्था को खड़ा रखा था, वहां ताले लटकने की नौबत आ गई थी। बेरोजगारी बढ़ रही थी, अंदरूनी दबाव बढ़ रहा था। दुनिया को लग रहा था कि अब बस कुछ महीनों की बात है और रूस आर्थिक रूप से टूट जाएगा। व्हाइट हाउस में बैठी टीम, यूरोप के बड़े बड़े आर्थिक पंडित और यहां तक कि CIA भी यही मानकर चल रही थी कि खेल लगभग खत्म है। लेकिन यही वो जगह थी जहां कहानी अचानक मोड़ लेती है। नई दिल्ली में माहौल बिल्कुल अलग था। न कैमरे, न बड़े बयान, न प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक शांत लेकिन बेहद सटीक गणना चल रही थी। सवाल सिर्फ दोस्ती निभाने का नहीं था, सवाल था भारत के अपने भविष्य का। बेरोजगारी, गिरता रुपया, युवाओं के लिए नौकरियों की कमी, ये सब वो मुद्दे थे जिनका हल सिर्फ भाषणों से नहीं निकल सकता था। और यहीं से एंट्री होती है उस फैसले की जिसने दुनिया के सारे समीकरण गड़बड़ा दिए। जब रूस अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, उसी वक्त भारत ने चुपचाप दरवाजा खटखटाया। कोई मिसाइल डील नहीं, कोई परमाणु समझौता नहीं। बात शुरू हुई इंसानों से, हुनर से, मेहनत से। भारत ने कहा, तुम्हारे पास फैक्ट्रियां हैं, जमीन है, संसाधन है, हमारे पास युवा हैं, स्किल है, काम करने की भूख है। यहीं पर पहली बार व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर वो मुस्कान आई जो कैमरों में नहीं दिखी लेकिन इतिहास में दर्ज हो गई। रूस को सबसे बड़ी समस्या पैसों की नहीं थी, समस्या थी मैन पावर की। प्रतिबंधों के कारण यूरोपियन वर्कफोर्स चली गई थी। टेक्नीशियन, इंजीनियर, फैक्ट्री वर्कर सब गायब हो चुके थे। मशीनें थीं लेकिन उन्हें चलाने वाले हाथ नहीं थे। भारत ने वही हाथ ऑफ किए। लाखों की संख्या में भारतीय युवा ट्रेनिंग के साथ कानूनी समझौतों के तहत रूस की फैक्ट्रियों में काम करने लगे। दुनिया को लगा भारत सिर्फ तेल खरीद रहा है। असली खेल यह था कि भारत एक्सपोर्ट कर रहा था इंसानी ताकत। रूसी फैक्ट्रियां दोबारा चलने लगीं। ऑटोमोबाइल, मेटल, कंस्ट्रक्शन, IT, मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में जान लौटने लगी। उत्पादन बढ़ा, निर्यात शुरू हुआ, पैसा वापस सिस्टम में आने लगा। जो रूस आर्थिक वेंटिलेटर पर था वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा और भारत के लाखों युवाओं को रोजगार मिला। डॉलर और रूबल में कमाई हुई जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। रेमिटेंस बढ़ा, रुपया मजबूत हुआ, बेरोजगारी के आंकड़े नीचे आए। यह कोई तात्कालिक राहत नहीं थी, यह एक लंबी रणनीति थी। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। न पश्चिमी मीडिया ने इसे समझा, न थिंक टैंक ने, न खुफिया एजेंसियों ने। सब तेल के जहाज गिनते रहे, हथियारों की डील पर बहस करते रहे और असली सौदा इंसानों के जरिए हो चुका था। नई दिल्ली और मॉस्को के बीच यह बातचीत किसी खुले मंच पर नहीं हुई। ये हुआ बंद कमरों में, फाइलों में, आंकड़ों में और सबसे अहम भरोसे में। भारत ने यह साबित किया कि दोस्ती सिर्फ संकट में साथ खड़े होने का नाम नहीं है बल्कि दोस्त को दोबारा खड़ा करने का नाम है। जब पश्चिमी दुनिया यह सोच रही थी कि भारत दबाव में झुक जाएगा, उसी वक्त भारत ने दिखा दिया कि उसकी विदेश नीति न डर से चलती है न लालच से, वह अपने हित और सम्मान से चलती है। और यही वजह है कि रूस ने भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक साझेदार माना। यह मास्टर स्ट्रोक सिर्फ रूस को बचाने की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जहां एक देश अपने युवाओं को बोझ नहीं ताकत मानता है, जहां बेरोजगारी को समस्या नहीं अवसर में बदला जाता है, जहां मुद्रा की कमजोरी को वैश्विक रणनीति से ताकत बनाया जाता है। इतिहास में शायद यह अध्याय बहुत शोर नहीं मचाएगा
शायद ये किसी एक दिन की ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनेगा, लेकिन आने वाले सालों में जब लोग पूछेंगे कि रूस कैसे बचा, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे संभली और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की चालें कैसे फेल हुईं, तो जवाब किसी मिसाइल में नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा इंसानों में। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि उन हाथों में होती है जो चुपचाप दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। आखिर क्या है वो सीक्रेट एग्रीमेंट जिसने रातों रात रूस की डेमोग्राफी बदलनी शुरू कर दी है? क्यों पुतिन अब अपने पड़ोसी देशों के बजाय भारत पर इतना भरोसा कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के इस कदम से अमेरिका की बोलती कैसे बंद हो गई है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है रूस के एक ऐसे दर्द से जिसे वह दुनिया से छिपा रहा था, और यह दर्द कोई अचानक पैदा हुआ घाव नहीं था, बल्कि दशकों से भीतर ही भीतर सड़ता रहा एक घाव था। बाहर से देखने पर रूस आज भी एक महाशक्ति लगता है, तेल के अथाह भंडार, प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनों का जाल, परमाणु हथियारों का विशाल जखीरा और एक आक्रामक विदेश नीति। लेकिन इस चमकदार खोल के अंदर एक गहरी दरार थी। यह दरार थी लोगों की कमी की, काम करने वाले हाथों की कमी की। सोवियत दौर में जिस देश की पहचान ही विशाल आबादी, भारी उद्योग और अंतहीन श्रम शक्ति से होती थी, वही देश अब एक अजीब विडंबना का शिकार हो चुका था। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस ने अचानक खुद को एक ऐसे जनसांख्यिकीय ढलान पर पाया जहां से वापसी आसान नहीं थी। 1990 के दशक की आर्थिक तबाही, बेरोजगारी, शराबखोरी, स्वास्थ्य सेवाओं का पतन और सामाजिक अस्थिरता, इन सब का सीधा असर पड़ा जन्मदर पर। परिवार छोटे होते चले गए, मौतें बढ़ती चली गईं और युवा आबादी का अनुपात हर साल घटता गया। नतीजा यह हुआ कि रूस बूढ़ा होने लगा। गांवों में स्कूल बंद होने लगे, कस्बों में अस्पताल खाली होने लगे और फैक्ट्रियों में मशीनें तो थीं, लेकिन उन्हें चलाने वाले लोग नहीं थे। इस स्थिति को लंबे समय तक तेल और गैस के पैसे से ढका गया, क्योंकि जब तक कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहीं, तब तक रूस की अर्थव्यवस्था इस अंदरूनी कमजोरी को सहन करती रही। लेकिन यह एक भ्रम था, एक ऐसा भ्रम जो हमेशा नहीं टिक सकता था। फिर आया 2022 और साथ ही आया यूक्रेन युद्ध, जिसने इस छिपे हुए संकट को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। युद्ध केवल टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, वह समाज के हर हिस्से को प्रभावित करता है, और रूस के मामले में इसका सबसे बड़ा शिकार बना उसका युवा वर्ग। लाखों नौजवानों को जबरन या दबाव में सेना में भर्ती कर सीमा पर भेज दिया गया। इनमें से कई मारे गए, कई घायल हुए और कई ऐसे थे जो लौटे ही नहीं। इसी के साथ एक और पलायन शुरू हुआ, इस बार युद्ध से डरकर। पढ़े लिखे, तकनीकी कौशल वाले, आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, डॉक्टर और उद्यमी बड़ी संख्या में देश छोड़कर चले गए। कोई जॉर्जिया गया, कोई आर्मेनिया, कोई यूरोप, तो कोई मध्य एशिया। यह पलायन केवल संख्या का नहीं था, यह गुणवत्ता का भी नुकसान था। जो लोग बचे उनमें से कई या तो उम्र दराज थे या फिर ऐसे क्षेत्रों से थे जहां आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से कौशल की भारी कमी थी। इसका असर जल्द ही दिखने लगा। फैक्ट्रियों में शिफ्ट रद्द होने लगी, शिपयार्ड्स में जहाज अधूरे पड़े रहने लगे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर क्रेन खामोश खड़ी रहने लगी। जो देश कभी अपने बुनियादी ढांचे पर गर्व करता था, वह अब साधारण प्रोजेक्ट पूरे करने में भी हांफने लगा। हालात इतने उलट पुलट हो गए कि रूस में बेरोजगारी दर गिरकर 2% से भी नीचे आ गई। आम आदमी को यह सुनकर अच्छा लग सकता है, आखिर बेरोजगारी कम होना तो अच्छी बात है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में यह एक खतरनाक संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि बाजार में काम तो है, लेकिन उसे करने वाला कोई नहीं है। इसे कहते हैं लेबर क्राइसिस, और यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए धीमा जहर होता है। रूस को अपनी इकोनॉमी को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने के लिए ही लगभग 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख अतिरिक्त कामगारों की तुरंत जरूरत थी। यह कोई भविष्य की समस्या नहीं थी, यह उसी वक्त की जरूरत थी। अगर यह श्रम शक्ति नहीं मिलती तो रूस की अर्थव्यवस्था बिना किसी अमेरिकी या यूरोपीय प्रतिबंध के ही अपने वजन से ढह सकती थी। यही वह पल था जब व्लादिमीर पुतिन के सामने अब तक की सबसे गंभीर आंतरिक चुनौती खड़ी हो गई। बाहर वह नाटो को आंखें दिखा सकते थे, अमेरिका को चेतावनी दे सकते थे, लेकिन अंदर देश को चलाने के लिए उन्हें लोगों की जरूरत थी, और लोग थे ही नहीं। पहली नजर में इसका जवाब आसान लगता है। रूस दशकों से मध्य एशिया के देशों से मजदूर बुलाता आया है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों से लाखों लोग हर साल रूस आते रहे हैं। वे निर्माण कार्य करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं,
सड़कों की सफाई करते हैं और वह सारे काम संभालते हैं जिन्हें स्थानीय रूसी करने से कतराते हैं। तो फिर समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि हालात बदल चुके थे। युद्ध और प्रतिबंधों ने रूसी अर्थव्यवस्था को अस्थिर बना दिया था। रूबल कमजोर हो चुका था, महंगाई बढ़ रही थी और रूस में काम करना पहले जितना आकर्षक नहीं रह गया था। दूसरी तरफ मध्य एशियाई देशों के पास अब विकल्प थे। तुर्की, खाड़ी देश, यहां तक कि दक्षिण कोरिया और जापान भी मजदूरों के लिए अपने दरवाजे खोल रहे थे। वहां तनख्वाह बेहतर थी, माहौल ज्यादा सुरक्षित था और भविष्य ज्यादा स्थिर लगता था। इसके अलावा रूस में नस्लवाद और भेदभाव की शिकायतें भी बढ़ रही थीं, खासकर युद्ध के बाद जब विदेशी मजदूरों को शक की निगाह से देखा जाने लगा। नतीजा यह हुआ कि जो मजदूर पहले रूस को अपनी रोजी रोटी का केंद्र मानते थे, वे अब दूसरे रास्ते तलाशने लगे। रूस के लिए यह एक डबल झटका था। अपने युवा तो जा ही चुके थे, बाहर से आने वाले भी कम हो रहे थे। इस पूरे संकट ने एक कड़वी सच्चाई उजागर कर दी कि सैन्य ताकत और प्राकृतिक संसाधन किसी देश को लंबे समय तक मजबूत नहीं रख सकते अगर उसके पास काम करने वाले लोग नहीं हैं। जनसंख्या केवल संख्या नहीं होती, वह अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। फैक्ट्री में खड़ी मशीन तब तक बेकार है जब तक उसे चलाने वाला हाथ न हो। खेत तब तक उपज नहीं देता जब तक उसे जोतने वाला किसान न हो। और एक राष्ट्र तब तक ताकतवर नहीं होता जब तक उसके नागरिक उस ताकत को संभाल न सकें। रूस आज इसी चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ वह खुद को वैश्विक महाशक्ति के रूप में पेश करना चाहता है, दूसरी तरफ वह भीतर से एक ऐसे जनसांख्यिकीय संकट से जूझ रहा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। जन्म दर बढ़ाना कोई बटन दबाने जैसा काम नहीं है। इसके नतीजे दशकों बाद दिखते हैं। प्रवासियों पर निर्भरता बढ़ाना राजनीतिक और सामाजिक जोखिम लेकर आता है और युद्ध जारी रखना इस संकट को और गहरा करता है। यही वजह है कि रूस का यह दर्द सिर्फ रूस का नहीं है, यह उस दुनिया के लिए भी एक चेतावनी है जो यह मान बैठी है कि ताकत केवल हथियारों और पैसों से आती है। असल ताकत लोगों से आती है और जब वही लोग कम पड़ जाएं तो महाशक्ति भी अंदर से खोखली हो सकती है। ठीक उसी मोड़ पर कहानी ने करवट ली जहां कोई पाठक ठहरकर सांस लेना चाहे लेकिन उसे मौका न मिले। 2024 का वह सर्द महीना मास्को के लिए सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि डर लेकर आया था। शहर की धमनियों में दौड़ती मेट्रो, चमकते मॉल और लाल चौक की चहल पहल, सब कुछ एक झटके में थम गया था। धमाकों की आवाज सिर्फ इमारतों से नहीं टकराई थी, वह रूस की आत्मविश्वास से भरी सुरक्षा व्यवस्था के भीतर तक गूंज गई थी। जांच शुरू हुई तो परत दर परत एक सच्चाई सामने आने लगी, ऐसी सच्चाई जिसने क्रेमलिन की दीवारों को भी बेचैन कर दिया। नाम सामने आए, चेहरे उभरे और धीरे धीरे यह बात साफ उगात हो गई कि हमलावर कोई दूर का दुश्मन नहीं था बल्कि वही लोग थे जो शहरों के कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रियों और डिलीवरी नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे। यह एहसास सबसे खतरनाक था। दुश्मन बाहर नहीं, भीतर था। जनता का गुस्सा उबलने में देर नहीं लगी। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह एक ही सवाल था, हम किसके साथ रह रहे हैं? पड़ोसी पर शक, सहकर्मी पर संदेह और हर अजनबी में खतरा देखने की आदत। सुरक्षा एजेंसियां रात रात भर जाग रही थीं, लेकिन नींद तो देश की टूट चुकी थी। राष्ट्रपति को ब्रीफिंग पर ब्रीफिंग मिल रही थी, रिपोर्टें मोटी होती जा रही थीं और हर रिपोर्ट एक ही बात कह रही थी। सस्ते श्रम ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया, लेकिन अब वही सहारा जोखिम बन चुका है। विकास और सुरक्षा की तराजू में पलड़ा डगमगा रहा था। यहीं पर सत्ता के गलियारों में वह खामोश सवाल उठा जिसे जोर से कोई नहीं कह रहा था। अगर सुरक्षा ही नहीं रही तो विकास का क्या मतलब? रणनीतिक बैठकों में नक्शे बिछाए गए, विकल्पों पर चर्चा हुई और एक एक कर पुराने भरोसे टूटते चले गए। सेंट्रल एशिया की ओर देखने वाली नजर अब ठहर चुकी थी। भरोसा खत्म हो चुका था और भरोसे के बिना कोई साझेदारी टिकती नहीं। रूस को अब सिर्फ मजदूर नहीं चाहिए थे, उसे लोग चाहिए थे। ऐसे लोग जिनकी मौजूदगी से डर न पैदा हो बल्कि स्थिरता आए। और फिर दुनिया के नक्शे पर एक उंगली ठहरी। यह ठहराव अचानक नहीं था बल्कि दशकों की दोस्ती, साझा इतिहास और रणनीतिक समझ का नतीजा था। हिंदुस्तान, वह देश जिसे रूस ने कई बार अलग अलग रूपों में देखा था, लेकिन शायद अब पहली बार एक नए चश्मे से। यहां सवाल सिर्फ जनसंख्या का नहीं था बल्कि चरित्र का था, अनुशासन, हुनर और सबसे बढ़कर भरोसा। यह फैसला किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया बल्कि उन कमरों में जहां शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलती है। उधर
हजारों किलोमीटर दूर भारत में भी हवा बदल रही थी। पश्चिम की चमक अब उतनी भरोसेमंद नहीं लग रही थी। जिन देशों को भारतीय युवा सपनों की जमीन मानते थे, वहां दरवाजे धीरे धीरे सिकुड़ रहे थे। वीजा नियम सख्त हो रहे थे, बयान तीखे हो रहे थे और पहले हम का नारा जोर पकड़ रहा था। छात्र असमंजस में थे, प्रोफेशनल्स बेचैन थे और नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ा सवाल था, इस विशाल युवा आबादी को दिशा कैसे दी जाए। यहीं पर राजनीति और रणनीति का वह खेल शुरू हुआ जो बाहर से शांत लेकिन भीतर से तूफानी था। भारत के लिए यह सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं था, बल्कि वैश्विक भूमिका का भी था। क्या भारत सिर्फ टैलेंट एक्सपोर्ट करने वाला देश रहेगा या वह अपनी शर्तों पर साझेदारी करेगा? बैठकों में फाइलें खुलीं, आंकड़े रखे गए और एक विचार बार बार लौट कर आया, अगर दुनिया बदल रही है तो भारत को भी अपना रास्ता बदलना होगा। दोनों देशों के बीच बातचीत की शुरुआत औपचारिक नहीं बल्कि व्यावहारिक थी। मुद्दे साफ थे, स्किल्ड वर्कफोर्स, सुरक्षा प्रोटोकॉल, सांस्कृतिक तालमेल। कोई जल्दबाजी नहीं थी क्योंकि दांव बड़ा था। रूस को भरोसे की जरूरत थी, भारत को अवसर की। यह लेन देन नहीं बल्कि साझेदारी थी। धीरे धीरे योजनाओं की रूपरेखा बनी। टेक्निकल ट्रेनिंग, भाषा प्रोग्राम, सुरक्षा वेरिफिकेशन, हर कदम पर एक ही सवाल, क्या यह टिकाऊ है? लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे यह नई धुरी आकार लेने लगी, दुनिया की दूसरी ताकतें चौकन्नी हो गईं। कूटनीतिक हलचल बढ़ी, विश्लेषण लिखे गए और सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ श्रम का आदान प्रदान है या वैश्विक संतुलन में बदलाव का संकेत? पर्दे के पीछे चालें चली जा रही थीं और हर चाल के साथ जोखिम भी बढ़ रहा था। भारत के भीतर भी बहस तेज थी। क्या अपने युवाओं को इतनी दूर भेजना सही है? क्या यह पलायन है या विस्तार? समर्थक इसे अवसर कह रहे थे, आलोचक चेतावनी। लेकिन सरकार जानती थी कि ठहराव सबसे बड़ा खतरा है। अगर समय के साथ कदम नहीं मिलाया गया तो इतिहास इंतजार नहीं करता। रूस में पहले बैच के भारतीय कामगारों के पहुंचने के साथ ही माहौल बदला। फैक्ट्रियों में काम की रफ्तार बदली, साइट्स पर अनुशासन दिखा और सबसे अहम, डर की जगह एक अजीब सी राहत महसूस हुई। यह कोई जादू नहीं था बल्कि भरोसे की पहली ईंट थी। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थीं, लेकिन इस बार शक कम था। और ठीक यहीं कहानी फिर से सांस रोक लेती है, क्योंकि यह शुरुआत है, अंत नहीं। सवाल अभी बाकी हैं। क्या यह साझेदारी लंबे समय तक चलेगी? क्या बदलती वैश्विक राजनीति इसे हिला देगी? क्या भारत और रूस इस नए अध्याय को दबाव में भी संभाल पाएंगे? इतिहास हमें यह सिखाता है कि बड़े बदलाव अचानक नहीं बल्कि चुपचाप होते हैं। और जब दुनिया शोर में उलझी होती है तब कहीं ना कहीं कोई नई धुरी बन रही होती है। यह कहानी भी उसी धुरी की है, भरोसे, डर, अवसर और जोखिम की। पर्दा अभी गिरा नहीं है। अगला दृश्य और भी दिल थाम लेने वाला हो सकता है। दिसंबर 2024 में जब व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया तो कैमरों के सामने कूटनीति की वही जानी पहचानी भाषा सुनाई दी। रणनीतिक साझेदारी, ऐतिहासिक मित्रता, ऊर्जा सहयोग, रक्षा सौदे। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे जो बातचीत हुई उसने चुपचाप एक नया अध्याय खोल दिया। सूत्रों और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दौरान भारत और रूस के बीच एक टेम्परेरी लेबर माइग्रेशन एग्रीमेंट पर सहमति बनी, जिसे सार्वजनिक मंचों पर बहुत कम संकेतों के साथ आगे बढ़ाया गया ताकि यह समझौता किसी राजनीतिक शोर शराबे या भ्रामक बहस का शिकार न हो। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी रही। यह कोई भावनात्मक नारा नहीं था, बल्कि एक ठोस, गणनात्मक और भविष्य केंद्रित नीति निर्णय था, जिसका मकसद साफ था कि भारत के स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को पूरी तरह लीगल, रेगुलेटेड और सुरक्षित ढांचे के भीतर रूस भेजा जाए, जहां वे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, हेल्थ केयर, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस जैसे सेक्टर्स में रूस की बढ़ती श्रम कमी को पूरा कर सकें। यह कोई कबूतरबाजी, अवैध एजेंट नेटवर्क या मानव तस्करी जैसा मॉडल नहीं था, बल्कि दो संप्रभु सरकारों के बीच तय हुआ ऐसा ढांचा था जिसमें वीजा, कॉन्ट्रैक्ट, न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, बीमा, हेल्थ केयर, टैक्सेशन और रिटर्न पॉलिसी तक की बारीक शर्तें शामिल बताई जाती हैं, ताकि वर्कर सिर्फ कमाने न जाए बल्कि सम्मान और सुरक्षा के साथ काम कर सके। इस फैसले का असर आंकड़ों में देखने लायक बताया जा रहा है, जहां 2021 तक रूस में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 5000 के आसपास थी, और वह भी ज्यादातर छात्र, रिसर्चर या सीमित प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत।
वहीं समझौते के बाद कुछ ही महीनों में ये संख्या 56,000 के पार बताई जा रही है, जो अपने आप में 10 गुना से भी ज्यादा की छलांग है। और यह इशारा करती है कि लेबर मोबिलिटी अगर सही ढंग से डिजाइन की जाए तो वह कितनी तेजी से जमीनी हकीकत बदल सकती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि जिन आंतरिक अनुमानों और मीडिया रिपोर्ट्स की चर्चा हो रही है, उनके मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में यह आंकड़ा 5,25,000 तक पहुंच सकता है, जो भारत से रूस की ओर अब तक का सबसे बड़ा मानव संसाधन प्रवाह होगा। और इसे सिर्फ माइग्रेशन कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। दरअसल यह जियो इकोनॉमिक्स का एक नया मॉडल है, जहां एक देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड और स्किल बेस का उपयोग करता है और दूसरा देश अपनी लेबर शॉर्टेज, एजिंग पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल रिकवरी की जरूरतें पूरी करता है। भारत के लिए इसका मतलब है रेमिटेंस में बढ़ोतरी, घरेलू बेरोजगारी पर दबाव में कमी, स्किल अपग्रेडेशन और ग्लोबल वर्क एक्सपीरियंस, जबकि रूस के लिए इसका अर्थ है प्रोजेक्ट्स की समय पर डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और उन सेक्टर्स में स्थिरता जहां स्थानीय वर्कफोर्स पर्याप्त नहीं है। आलोचक ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इतने बड़े पैमाने पर लेबर एक्सपोर्ट से ब्रेन ड्रेन होगा, लेकिन समर्थकों का तर्क है कि यह ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन सर्कुलेशन है, क्योंकि यह माइग्रेशन टेम्परेरी है, कॉन्ट्रैक्ट आधारित है और वर्कर्स एक तय अवधि के बाद नई स्किल्स, कैपिटल और अनुभव के साथ वापस लौटेंगे। इसके साथ ही यह समझौता भारत की उस व्यापक रणनीति से भी जुड़ता है जिसमें वह खुद को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना चाहता है, जहां सिर्फ सस्ते श्रम की नहीं बल्कि प्रशिक्षित, अनुशासित और टेक रेडी वर्कफोर्स की बात होती है। रूस के संदर्भ में देखें तो यह कदम उसके लिए भी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक है, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच उसे भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत है, जो सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि मानव संसाधन के स्तर पर भी सहयोग कर सकें। यही वजह है कि इस समझौते को जानबूझकर लो प्रोफाइल रखा गया, ताकि इसे किसी एक घटना या हेडलाइन तक सीमित न किया जाए बल्कि धीरे धीरे संस्थागत तरीके से लागू किया जाए। जमीनी स्तर पर इसके असर अब दिखने लगे हैं। नई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, रूसी भाषा के कोर्सेज, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन और स्टेट लेवल स्किल मिशंस का अंतर्राष्ट्रीयकरण, जो संकेत देते हैं कि यह फैसला तात्कालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक सोच का नतीजा है। कुल मिलाकर यह समझौता उस बदलती दुनिया का प्रतीक है जहां कूटनीति सिर्फ हथियारों और ऊर्जा तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इंसान, उसकी मेहनत और उसकी स्किल भी रणनीतिक संपत्ति बन चुकी है। और अगर यह मॉडल पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकारों के साथ आगे बढ़ता है तो यह न सिर्फ न सिर्फ भारत रूस रिश्तों को नई ऊंचाई देगा बल्कि ग्लोबल लेबर माइग्रेशन की परिभाषा भी बदल सकता है। शोर से दूर, कैमरों से परे, लेकिन असर में ऐतिहासिक। और सबसे खास बात यह है कि यह भारतीय वहां जाकर झाड़ू पोछा नहीं लगा रहे हैं, ये भारतीय वहां के कोर सेक्टर्स को संभाल रहे हैं। रूस के बड़े बड़े डिफेंस प्लांट्स, जहां सुखोई और मिग जैसे फाइटर जेट्स के पार्ट्स बनते हैं, वहां अब भारतीय इंजीनियर काम कर रहे हैं। रूस के विशाल शिपयार्ड्स, जहां पनडुब्बियां और जहाज बनते हैं, वहां भारतीय वेल्डर्स और टेक्नीशियंस का जलवा है। कंस्ट्रक्शन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक और टेक्सटाइल से लेकर एग्रीकल्चर तक हर जगह भारतीय वर्कफोर्स रूस की रीढ़ की हड्डी बन गई है। इस पूरी कहानी में एक आर्थिक पहलू भी है जो किसी जासूसी उपन्यास से कम रोमांचक नहीं है। हम सब जानते हैं कि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से हम रूस को डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। हमने रुपए में पेमेंट करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि रूस के वॉस्ट्रो अकाउंट्स में अरबों रुपए जमा हो गए। रूस कह रहा था, भाई हम इन रुपयों का क्या करें, हमें तो डॉलर या युवान चाहिए। ये एक बड़ी समस्या बन गई थी। दिल्ली की गर्म दोपहर में जब फाइलों के बीच बैठे अफसरों को पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस समस्या को पूरी दुनिया अटक गया पेमेंट कहकर माथा पीट रही थी, वही समस्या दरअसल एक छुपा हुआ दरवाजा थी। तब किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि यह दरवाजा खुलते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज पर मोहरे कितनी तेजी से गिरेंगे। क्योंकि कहानी सिर्फ तेल की नहीं थी, कहानी उस रुपए की थी जो रूस के बैंकों में जमा होकर पत्थर बन चुका था। कहानी उस सिस्टम की थी जिसे डॉलर के इशारों पर नाचने की आदत पड़ चुकी थी।
और कहानी उन लाखों भारतीय हाथों की थी जिनके लिए रोजगार सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का गुप्त हथियार बन सकता था। और यहीं से सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि जब भारतीय वर्कर्स रूस पहुंचे तो दुनिया ने इसे सामान्य लेबर मूवमेंट समझा। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि असली खेल सैलरी स्लिप में छुपा है। अब सवाल यह था कि रूस की कंपनियां इन भारतीय वर्कर्स को पैसे किस करेंसी में देंगी। डॉलर तो था नहीं, यूरो पर भरोसा नहीं, विकल्प बचे रूबल या वही भारतीय रुपया जो पहले से उनके पास फंसा पड़ा था। और जैसे ही पहली सैलरी ट्रांसफर हुई वैसे ही वह जमे हुए रुपए में हलचल हुई, जैसे किसी सूखे तालाब में अचानक बारिश की पहली बूंद गिरी हो। अब यह पैसा भारतीय वर्कर्स के खातों में गया और वहां से रेमिटेंस बनकर भारत लौटने लगा। और इसी पल खेल पलट गया, क्योंकि जो रुपया रूस के लिए बोझ था वही भारत के लिए सांस बन गया। तेल आया, भुगतान हुआ और पेमेंट का जो अंतर्राष्ट्रीय लफड़ा था वह बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सुलझ गया। यह ऐसा समाधान था जो किताबों में नहीं लिखा जाता, जिसे IMF की रिपोर्टों में जगह नहीं मिलती, लेकिन जमीनी हकीकत में यह विन 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 था। भारत को सस्ता तेल, रूस को खरीदार और दोनों को एक दूसरे की मुद्रा में सांस लेने का मौका। क्योंकि इस आर्थिक चक्रव्यूह में एक तीसरा एंगल था, रोजगार। भारत में जहां युवाओं के लिए मौके सीमित बताए जाते थे, वहीं रूस के कारखानों, कंस्ट्रक्शन साइट्स और इंडस्ट्रियल प्लांट्स में भारतीय वर्कर्स की जरूरत थी। और जैसे ही यह पुल बना, दोनों अर्थव्यवस्थाओं में करेंसी का सर्कुलेशन शुरू हो गया, डॉलर को बाईपास करते हुए। और यही वो बिंदु था जहां वॉशिंगटन की नींद उड़नी तय थी। खबर जब वहां पहुंची तो यह सिर्फ एक न्यूज नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, क्योंकि जिस सिस्टम पर दशकों से अमेरिकी दबदबा टिका था उसमें दरार दिखने लगी थी। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने सोचा था कि टैरिफ, धमकी और बयानबाजी से भारत रूस रिश्तों को ठंडा किया जा सकता है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत कोई भावुक चाल नहीं चलेगा। भारत अब सिर्फ दुनिया का बैक ऑफिस नहीं रहा, बल्कि वो दुनिया का ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बन रहा है। हम अपनी शर्तों पर अपने लोगों को बाहर भेज रहे हैं, सम्मान के साथ। यह घटनाक्रम दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव का संकेत है। डॉलर की दादागिरी धीरे धीरे कम हो रही है और देशों के आपसी संबंध अब वॉशिंगटन के आदेशों से नहीं बल्कि अपनी जरूरतों से तय हो रहे हैं। पुतिन का खुशी से झूमना वाजिब है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा दोस्त मिल गया है जो मुश्किल वक्त में सिर्फ बातें नहीं बनाता बल्कि समाधान देता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने रूस की मदद करके सही किया? क्या अमेरिका अब भारत पर कोई और दबाव बनाने की कोशिश करेगा? और क्या भारत का यह लेबर मॉडल दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक सबक है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर ठोकिए।